रात के 9 बज रहे थे जब मीर हादी की बड़ी सी गाड़ी एक महल नुमा घर में दाखिल हुई थी। गैराज में गाड़ी खड़े करते वो एक रोफर के साथ ज़मीन पर ब्लैक शूज़ में मुकीद पाँव धरता। वो खूबसूरती का देवता अपने अंदाज में बेइंतहा गुरूर लिए हुए था। चेहरे पर सपाट तासुरात लिए वो घर में दाखिल हुआ था। यहाँ हर तरफ एक जामिद सन्नाटा छाया हुआ था। वो एक रोबोट की तरह चलता एक कमरे के दरवाजे पर ज़रा देर को रुका तो इसके होंठों पर चंद पल के लिए एक पुरअसरार सी मुस्कुराहट फैली और फिर वो दरवाज़ा खोलते साथ ही वो मुस्कुराहट गायब हुई थी। वो घर बाहर से दिखने में जितना खूबसूरत था, लेकिन वो कमरा इतना ही ज़्यादा अजीब व गरीब सी चीज़ों से भरा पड़ा था। इस कमरे की दीवारें काले रंग में रंगी थीं। ऊपर से रंग बिरंगी जलती बुझती मुख्तलिफ लाइट्स इस कमरे को मज़ीद खौफनाक बना रही थीं। और फिर थोड़ी ही देर में वो इस घर में मौजूद सबसे अलग थलग कमरे के अंदर से बाहर तक एक शोर बरपा हुआ और घर की खामोशी टूटी तो थी, लेकिन इसके बावजूद इस शोर के साथ घर में हर जगह वहशतनाक तासुरात छाए थे। अपना पहना ब्लैक कोट उतारकर सामने मौजूद एक इकलौते सोफे पर फेंकते मीर हादी ने दीवार पर नब्ज़ कुछ बटन मखसूस दबाए तो कमरा खूनख्वार जानवरों की दहाड़ों से गूंज उठा था और इसके साथ ही किसी और की भी आवाज़ बुलंद हुई थी। और वो आवाज़ थी एक नस्वानी वजूद की जो डर और खौफ से चीखती मरने को थी। इसकी दिल दहलाने वाली चीखें किसी का दिल भी चीर सकती थी, लेकिन मीर हादी एक पत्थर दिल इंसान था और इस पर इस लड़की की चीखों पुकार कोई असर नहीं डाल रही थी, बल्कि वो एक तमस्खुराना निगाह इस लड़की पर टिकाए बैठा खुद को पुरसुकून महसूस कर रहा था। इस लड़की की दर्द भरी चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो मासूम लड़की मीर हादी की नफ़रत और इंतकाम का निशाना बन रही थी। मीर हादी कुर्सी पर टांग चढ़ाए बैठा सिगरेट के गहरे कश लेता इस बिखरा सरापा लिए लड़की को देख रहा था। अभी तो तुम्हें हर रोज़ हर रात ऐसी अज़ियतें बर्दाश्त करनी है। यकीन करो, हर रात तुम्हें इतनी ज़हनी अज़ियतें दूंगा कि तुम अपने पैदा होने पर अफसोस करोगी। मीर हादी का लहजा नफ़रत से भरा था, मगर वो नहीं जानता था कि अनकरीब सच से पर्दा उठने वाला है, जिसमें सामने मौजूद मासूमियत लड़की बेगुनाह थी। खुदा के लिए बख्श दो। वो लड़की निढाल सी कैफियत में वह मुश्किल बोली थी, लेकिन इसकी इल्तिजा ने मीर हादी पर कोई असर नहीं डाला था। वो इसी तरह बेहिस बनता उसे देख रहा था जो तकलीफ़ से सक रही थी। मीर हादी ब्लैक 4 पीस में निक से तैयार नाश्ते की टेबल पर आ रहा था। एक कान में एयरपोर्ट लगाए वो संजीदगी से किसी से बात करता एक कमरे के दरवाजे पर रुका था। कॉल बंद होने के बाद इससे पहले एक बार दस्तक दी और फिर आगे से कोई रद्द-ए-अमल ना आने पर वो दरवाज़ा खोल गया था, लेकिन मुकम्मल अंदर दाखिल हुए बगैर इससे वहीं खड़े अंदर झांका और कमरे के मालिक को अभी तक ख्वाब खरगोश के मज़े लेते देखकर वो बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाते ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक दे गया था। मीर सालिक, ठीक 15 मिनट बाद तुम नाश्ते की टेबल पर मौजूद हो, राइट? भारी बारोब लहजे में वो अपनी बात कहता वहाँ से पलट गया था, क्योंकि वो मुकाबिल को आंखें मसलता देख चुका था। बिग ब्रो पीछे से उसे मसनूई मज़लूमियत भरी दुहाई सुनाई दी थी, जिसे वो नज़रअंदाज करता सीढ़ियों से उतरता नीचे चला आया था। क्या भाई, कुछ दिन तो सुकून से सो लेने दें, आपको खुद तो नींद आती नहीं, मुझ मासूम को भी सोने नहीं देते। मीर हादी अखबार लिए बैठा था जब मीर सालिक ने मुँह बसोड़ते अपनी जगह संभाली और जूस का जग अपनी तरफ किया था। मेरे ख्याल में 1 हफ़्ता बहुत था तुम्हारी नींदें पूरी होने के लिए। अब से तुम रोज़ मेरे साथ ऑफिस जाओगे। मीर हादी ने अपनी बात से सालिक की पूरी आंखें खोल दी थी। व्हाट? नो। मीर सालिक की आवाज़ बुलंद हुई थी। यस, जल्दी नाश्ता करो, अभी निकलना है हमें। मीर हादी ने जैसे उसे सदमे का शिकार करने की ठान ली थी। भाई, मैं वो आपको बताना भूल गया कि मैं कल पाकिस्तान जा रहा हूँ। यूनी से फ्री हूँ तो सोचा कुछ दिन पाकिस्तान में चाचू और कज़न्स के साथ गुजार लूँ। वैसे भी लैबा की बर्थडे आ रही है और निम्रा भी बहुत इसरार कर रही थी। बस कुछ दिन प्लीज़ भाई। आखिरकार वो ऑफिस की झंझट से छुटकारा पाने का बहाना सोच ही गया था। वो अब मासूम चेहरा बनाए बड़े भाई जो देख रहा था। अच्छा ठीक है, लेकिन इसके बाद कोई बहाना नहीं। वैसे मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पाकिस्तान के चक्कर कुछ ज़्यादा ही नहीं लग रहे। मीर हादी उसे खुश करते बाद में थोड़ा तफ्तीशी अंदाज़ पा गया। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है। आप यहाँ बिज़ी होते हैं और मैं भी यूनी के अलावा बोर होने के बजाय पाकिस्तान चला जाता हूँ। वहाँ अच्छा दिल लग जाता है चाचू के साथ। मीर सालिक पहले कुछ बौखलाया, लेकिन फिर ख़ुद को संभाल गया था। नाश्ता कर लिया है तो आ जाओ, मैं तुम्हारी फ़्लाइट कंफर्म करवा दूँगा। मीर हादी अपना नाश्ता मुकम्मल करता उठ खड़ा हुआ तो मीर सालिक भी अपनी चाय का एक बड़ा सा घूंट भरता इसके साथ घर से निकलता चला गया था। मीर हादी के वालिदैन का ताल्लुक़ पाकिस्तान से था। मीर हादी का वालिद बहुत ज़्यादा सियासी रसूख रखने वाला इंसान था कि सियासत इनके घर में आबाओ अजदाद से चलती आ रही थी।
जिसकी वजह से एक दिन मीर हादी का बाप एक बहुत बड़े जलसे में एक नामालूम गोली का शिकार होते मौके पर ही जहाँ बाग हो गया और इसके कातिल का कभी नहीं पता नहीं चल सका। इन दिनों मीर हादी अपनी पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका में मौजूद था। वो अपने बाप के मरने के बाद पाकिस्तान पहुंचा तो एक क़यामत और इसकी मुंतज़र थी कि इसकी माँ अपनी इद्दत पूरी करते ही किसी और से शादी करते अपने बेटे को भूल गई। इस मुश्किल वक्त में मीर हादी ने अपने छोटे भाई को संभाला और पाकिस्तान को हमेशा के लिए छोड़ते हुए वो मीर सालिक को भी अपने साथ अमेरिका ले आया था। यहाँ इसने एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया और फिर कभी वापस मुड़कर नहीं देखा। दिन ब दिन तरक्की करते वो अपना नाम बना गया था। मीर सालिक को तो फिर भी अक्सर पाकिस्तान का चक्कर लगाता रहता था, लेकिन मीर हादी ने बस चंद एक बार ही पाकिस्तान का रुख किया था। मीर सालिक के कुछ अरसे से पाकिस्तान आने की एक वजह थी और वो इस वजह का नाम था नूर फातिमा नामी लड़की, जिसे सालिक ने निमरा के कॉलेज में देखा था। वो पहली नज़र की मोहब्बत का शिकार हुआ था। वो बार बार नूर के सामने आने लगा, लेकिन वो आगे से काफ़ी पत्थर दिल लड़की साबित हुई थी कि कभी इसने सालिक की हौसला अफजाई नहीं की थी। जब सालिक दिल के हाथों मजबूर इसके इर्द गिर्द मंडलाता पाया जाता था। नूर फातिमा खूबसूरती की असली मिसाल थी। अपने नाम की तरह वो शर्म और नूर की मूरत थी। गोल सुर्ख और सफ़ेद चेहरे के गिर्द हर वक्त स्कार्फ लपटाए वो सबसे अलग लगती थी। शायद यही वजह थी कि सालिक इतनी जल्दी इसकी तरफ मुतवज्जे हुआ था। क्या बात है सालिक, किन ख्यालों में खोए हुए हो? सालिक अपने चाचू मीर इफ्तिखार के घर में मौजूद अपने कमरे में खिड़की में खड़ा सोचों में गुम था जब वहाँ लाइबा आई थी। अब जानती तो हैं मैं किसके ख्यालों में गुम रहता हूँ। इसका लहजा कुछ उदासी लिए हुए था। तुम भी तो पागल हो चुके हो सालिक, दफ़ा करो उसे। यहाँ पाकिस्तान और वहाँ अमेरिका में एक से बढ़कर एक लड़की है, तुम्हें पता नहीं इसमें क्या नज़र आता है। लाइबा नक़वत से बोलती चली गई। आप नहीं समझेंगी, छोड़ें इस बात को। आप ये बताएं आपकी सालगिरह की तैयारियां हो गई? सालिक ने मौजू बदला। हाँ सब मुकम्मल है। तुम बताओ तुम्हारा वो खड़ूस भाई आ रहा है या नहीं? हर बार मुझे पागल बनाता है। लाइबा ने आस लिए पूछा कि क्या पता इस बार वो जालिम अपना दीदार करवा जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता, मैंने याद तो दिला दिया था, अब आगे आपकी किस्मत। सालिक ने कंधे उचकाए। किस्मत तो खैर मेरी बहुत अच्छी है। अच्छा मुझे कहीं जाना है, फिर मिलते हैं। लाइबा मगरूरियत से बोलती कमरे से चली गई थी। निमरा और सालिक लॉन में चहलकदमी करते बातों में मसरूफ़ थे। जब सालिक ने एक अनजान लड़के को घर के अंदर जाते देखा तो वह हैरानी से निमरा से इसके बारे में इस्तफसार करने लगा। इस लड़के को देखते निमरा के चेहरे पर कुछ तासुरात नहीं थे। ये लड़का आप ही का क्लास फेलो है उमर, अक्सर घर में आ जाता है। निमरा ने बेदारी भरे लहजे में जवाब देते सालिक को किसी और की बात की तरफ मुतवज्जा कर लिया था। लाइबा की सालगिरह का दिन आन पहुंचा था और इस बार भी मीर हादी नहीं आ पाया था। वो अपनी बिज़नेस मसरूफियत का बहाना करता लाइबा को इसकी पसंद का गिफ्ट भेज चुका था। लाइबा कुछ देर के लिए उदास हुई, लेकिन फिर अपनी लापरवाह तबीयत की बदौलत वो सब भूलती अपने दोस्तों के साथ मगन हो गई थी। इस तकरीब में उमर भी शामिल था, लेकिन जितना वो लाइबा के करीब आ रहा था लाइबा इतना ही ज़्यादा इसकी तरफ से खिंच रही थी। जैसे ही लाइबा कुछ पल को तना हुई उमर इसके पास जा पहुंचा था। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो लाइबा? तुम्हारा रवैया क्यों बदल रहा है? वजह बताओ मुझे। क्या तुम मेरे साथ टाइम पास कर रही थी? उमर इसके सामने आता गुस्से से बोला, जिस पर लाइबा घबराई थी, लेकिन फिर एक गहरा सांस भरती वो सपाट लहजे में बोली थी, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। तुम जो मुझ पर फिदा थे तो मैंने सोचा चंद दिन तुम्हें खुश कर दूं, लेकिन तुम तो अब सर पर सवार होने लगे हो। लाइबा एटीट्यूड से बोलती उमर को शष्ट कर गई थी। वो गुस्से से पागल होता आगे बढ़ता सख्ती से लाइबा का बाजू पकड़ गया तो वो चीखी थी कि क्या हो रहा है? अचानक ही वहाँ सालिक आया था। सालिक ये मुझे तंग कर रहा है। लाइबा कुछ देर के लिए सालिक को सामने देखते बौखलाई, फिर जल्दी से झूठ बोल गई थी, जिस पर सालिक गुस्से में आता उमर को गिरेबान से पकड़ गया था। दोनों ही एक दूसरे से गुत्थम गुत्ता हो चुके थे। लाइबा ने परेशानी से अपना सर थामा। शोर की आवाज़ पर सब वहाँ इकट्ठा होते सालिक और उमर पर बमुश्किल कंट्रोल पा गए थे। मैं देख लूँगा तुम्हें भी, और तुम्हें तो ख़ास तौर पर। उमर ने खूनख्वार नज़रों से सालिक और लाइबा को देखते धमकी दी और तेज़ कदमों से वहाँ से निकलता चला गया था। इस सूरत हाल पर सालगिरह पर आए दूसरे मेहमान भी जल्दी चले गए थे। उमर की धमकी पर लाइबा का दिल घबराहट का शिकार होने लगा था, लेकिन फिर वो सर झटक गई थी कि वो इतनी कमज़ोर नहीं थी कि इसके साथ कोई भी आसानी से कुछ बुरा कर जाए। मीर सालिक, आखिर क्या चाहते हो तुम? वापस क्यों नहीं आ रहे? मीर हादी ने इससे दो टोक अंदाज में बात करने की ठानी थी, क्योंकि वो कई बार इससे वापसी का कह चुका था, लेकिन वो आगे से टाल मटोल से काम लेने लगा था। भाई बस मैं कल तक वापस आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं रहा। वो बहुत बुझे दिल से बोला, जिसे मीर हादी पल में महसूस कर गया था।
वो तड़पाता अपने भाई की उदासी पर। क्या हुआ है सालिक, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, किसी ने कुछ कहा है तो फौरी बताओ मुझे। मीर हादी ने परेशानी से पूछा था। मैं वाकई में ठीक नहीं हूँ और मुझे पाकिस्तानी एक लड़की से मोहब्बत हो गई है, लेकिन वो मेरी मोहब्बत को समझने को तैयार ही नहीं। न जाने क्यों मैं उसे फ्लर्टी और झूठा लगता हूँ। वो कहती है हम कभी एक नहीं हो सकते। आज पहली बार सालिक अपनी शौक तबीयत से हटकर इतना रंजीदा हो रहा था। कौन है वो लड़की जिससे मेरे भाई को ठुकराने की ज़रूरत की है? मुझे बताओ, मैं जैसे भी करके उसे तुम्हारा बना दूंगा। मीर हादी भारी बारोब लहजे में गोया हुआ था, जैसे इसके लिए कुछ भी मुश्किल ना हो। नहीं भाई, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं चाहता, ऐसे वो और ज़्यादा मुझसे बदगुमान हो जाएगी। फिलवक्त मैं वापस आ रहा हूँ, क्या पता वक्त के साथ इसका दिल मेरे लिए नरम पड़ जाए और वो मेरी किस्मत में है तो मुझे मिल जाएगी। मीर हादी जुत्ता उखड़ और गैर जज्बाती सा इंसान था। सालिक इतना ही नरम दिल इंसान वाकई हुआ था। खैर छोड़ें, सब ये बताएं लाइबा की सालगिरह पर क्यों नहीं आए? वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है आपसे। सालिक ने बात का रुख मोड़ा। मुझसे ये सब नहीं होता, वैसे भी मैं बहुत बिजी था, लेकिन गिफ्ट मैं उसे भेज चुका हूँ और इसकी नाराज़गी हमेशा की तरह खुद ही ख़त्म हो जाएगी। टेंशन नहीं है इस बात की। मेरा दिल लापरवाही से बोल रहा था, जिस पर सालिक ने ताज्जुब से नफ़ी में सर हिलाया। जब आप मनाएंगे ही नहीं तो बेचारी ने खुद ही मानना है। आप बहुत नाइंसाफ़ी कर जाते हैं इसके साथ। कैसे गुजारा होगा आप दोनों का? सालिक थोड़ा परेशान हुआ। ये तो लाइबा को सोचना चाहिए, क्योंकि मैं तो ऐसा ही हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी के लिए पसंद करने वाली खुद है, वरना मेरी ज़िंदगी तो फिटफाट चल रही है। एक गुरूर एक अकड़ लिए बोलता मीर हादी नहीं जानता था कि अल्फाज इसका बहुत जल्द मुँह जुड़ाने वाले हैं। एक दो मज़ीद बात करने के बाद हादी का कॉल काट गया था। खुद पर तारी होती सोगवारियत को दूर करने के लिए सालिक ने कुछ वक्त घर से बाहर गुजारने का सोचते बाहर की जानिब कदम बढ़ाए थे। इसकी गाड़ी कोई मसला कर रही थी, इसलिए वो लाइबा की गाड़ी लेते घर से निकल आया था। गाड़ी में बुलंद आवाज़ में म्यूज़िक लगाया। वो गाड़ी की रफ्तार काफ़ी बढ़ा गया था, लेकिन कुछ मिनट बाद इसने जैसे ही गाड़ी को ब्रेक लगानी चाहिए तो सालिक का दिमाग घूमा था, क्योंकि गाड़ी के ब्रेक्स काम ही नहीं कर रही थी। लाइबा बेइंतहा परेशान सी फ़ोन हाथ में लिए घर के दाखिली दरवाजे से बाहर इधर से उधर चक्कर लगा रही थी, जब निम्रा इसके पास चली आई। क्या बात है आप ही, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं। इससे लाइबा का सफ़ेद पर्दा चेहरा बगौर दिखा था। हाँ निम्रा, वो मेरा दिल डूबता जा रहा है। वो सालिक मेरी गाड़ी लेकर बाहर निकला है और लाइबा से पूरी बात बताई नहीं जा रही थी। और क्या आप ही, सब खैरियत है ना? इसमें ऐसा क्या है अगर सालिक आपकी गाड़ी लेकर गया है तो? निम्रा ने हैरानगी से पूछा था। अभी मेरे पास उमर की कॉल आई थी, वो कह रहा था कि इससे मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल कर दी है। वो मुझसे इंतकाम लेना चाह रहा था, लेकिन मेरी जगह सालिक फंस गया है। अगर उसे कुछ हो गया तो? लाइबा का सारा वजूद मारे खौफ के लरज़ रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि सूरत हाल में क्या करे। क्या ये तो वाकई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है। मैं इसीलिए आपको उमर से दूर रहने का बोलती थी, लेकिन आप मेरी कहाँ सुनती थी। अब देखें, यहाँ ज़िंदगी और मौत का मसला बन गया है। आप ऐसा करें, सालिक भाई को कॉल करें, इनकी खैरियत पूछें और इनको कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने को कहें जल्दी। निम्रा भी बेहद परेशानी का शिकार होती लाइबा को हिदायत देने लगी थी। दूसरी तरफ सालिक घबराहट का शिकार होने लगा था। गाड़ी की रफ्तार बिल्कुल कम करते इसने हर मुमकिन कोशिश की थी कि वो किसी तरह गाड़ी को रोक सके। इसका ध्यान सामने सड़क से बार बार हट रहा था, जब अचानक से एक गाड़ी मुखालिफ सिमत से मोड़ काटती इसकी गाड़ी के सामने आई थी। इसने अपनी गाड़ी को आगे निकालना चाहा था, लेकिन दूसरी गाड़ी चलाने वाला शायद कोई अनाड़ी था, जिसकी वजह से सालिक की गाड़ी इस गाड़ी से टकराती के हाथों से आउट ऑफ कंट्रोल हुई, और जिसकी वजह से वो फिर जाकर भी स्टीयरिंग पर काबू नहीं रख सका और गाड़ी कई बार फुटपाथ से टकराती कलाबाजियाँ खाते उल्टी गिर पड़ी थी। काफ़ी भयानक एक्सीडेंट था, जिसकी बदौलत सालिक शदीद ज़ख्मी होता अपने होश खो बैठा था। मीर हादी को जैसे ही इस हादसे के बारे में इल्म हुआ, वो पहली ही फ़्लाइट पकड़ते हुए पाकिस्तान पहुंचा था। वो हमेशा सर्द लबो लहजा रखने वाला और सपाट चेहरा लिए रखने वाला इंसान अपने भाई को ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ते देखकर वो जैसे खुद जीना भूल रहा था। अपने रफ टफ से हुलिये में वह सारा वक्त हॉस्पिटल में रहा था, क्योंकि काफ़ी वक्त गुजरने के बाद भी सालिक को होश नहीं आ पा रहा था। लेकिन आखिरकार सालिक को कुछ वक्त के लिए होश आया तो सब ने ही शुक्र का कलमा पढ़ा था। लाइबा और निम्रा के साथ मीर इफ्तिखार भी मीर हादी के साथ रहे थे, जिसके लिए वो इनका बेहद एहसानमंद था। सालिक के होश में आने पर मीर हादी ने इसके हादसे वाली जगह पर जाने का सोचा था। वो जानना चाहता था कि आखिर सालिक की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ कैसे है।
लेकिन जैसे ही मीर हादी हॉस्पिटल से सालिक के कमरे के पास से हटा और बाहर की जानिब कदम बढ़ाया तो लाइबा के पेशानी पर पसीना आया था। इसका दिल बहुत ज़ोरों से धड़का था। वो बेसाख्ता अपने बाप की तरफ कदम बढ़ाती इनको ज़रा झुकने का इशारा करने लगी और फिर इनके गर्दन झुकाते ही इनके कान में सरगोशिया के से अंदाज में बात करने लगी थी। वो पुरएतमाद सी लाइबा इस वक्त बेहद बुखलाहट ज़दा दिखाई दे रही थी। इनसे कुछ फासले पर खड़ी निम्रा बस सांस समझी से लाइबा का ये अमल देख रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो इस वक्त क्या साजिशें करती सालिक के कार हादसे की असल वजह को छुपाते असल मुजरिम को सज़ा से बचा रही है। चाचू, सालिक का जिस जगह हादसा हुआ है वहाँ कुछ फासले पर एक और गाड़ी भी मौजूद है और सुनने में यही आया है कि वो गाड़ी ही सालिक के इतने बुरे एक्सीडेंट का सबब बनी है। वो गाड़ी चलाने वाला इंसान अपनी गलती जानते हुए वहाँ से भाग निकला, लेकिन वो जो कोई भी है मेरे कहर से नहीं बच पाएगा, जिससे मेरे भाई को इतनी तकलीफ़ का एहसास दिलाया है। अब मैं तब तक खामोश नहीं बैठूँगा जब तक इस इंसान को इतना ही बल्कि इससे ज़्यादा दर्द का शिकार ना कर दूँ। मीर हादी गम और गुस्से से पड़ता मीर इफ्तिखार के सामने ऊंची आवाज़ में गुर्राते हुए बोल रहा था। इसकी बातों पर मीर इफ्तिखार ने नज़रें चुराते अपना माथा को जाने लगे थे। ऐसा ही करना हादी, जो दिल में आए तुम कर सकते हो, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये रोड एक्सीडेंट वगैरह तो यहाँ पाकिस्तान के आम हालात में से है। तुम इतना संजीदा नहीं लो, बल्कि बस सालिक की तरफ तवज्जो दो ताकि वो जल्द अज जल्द पहले के जैसा हो सके। मीर इफ्तिखार ने मीर हादी के गुस्से को ठंडा करना चाहता, जिस पर मीर हादी ने कोई जवाब दिए बगैर बस हनकारा भरने पर इक्तफा किया था। वो चेहरे पर पुरसों तासुरात लिए सामने टेबल पर मौजूद चाय का कप उठा गया था। मीर हादी का मौजूदा गुस्सा शायद वक्त गुजरने से कम होने के साथ साथ ख़त्म भी हो जाता, जो अगर सालिक सेहतियाबी की तरफ गामज़न नज़र आता। लेकिन सालिक की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई थी। जब एक दिन सालिक ने इशारे से हादी को अपनी तरफ मुतवज्जे किया था। इस वक्त दोनों भाई हॉस्पिटल के कमरे में अकेले थे। हादी गमज़दा दिल लिए अपने भाई की हालत देख रहा था और फिर इसके इशारे पर वो झट इसके नज़दीक आया था। भाई, वो मुश्किल बोला था। जी मेरी जान, बोलो क्या बात है। हादी इस पर झुका था। ऐसे नहीं करो यार, जल्दी से ठीक हो जाओ। फिर मैंने सोचा है जिस लड़की को तुम पसंद करते हो मैं ख़ुद इसके पास जाते उसे तुम्हारे लिए मनाऊँगा। हादी ने उसे खुश करने की कोशिश की थी, जिस पर सालिक के लब कुछ देर को मुस्कुराहट में ढले थे। भाई वो गाड़ी सालिक ने हादी को कुछ बताने की कोशिश की। अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करते अपनी बंद होती आंखों को खोलना चाहा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था और इसकी आंखें बंद होती चली गई थी। और अब की बार सालिक हमेशा के लिए इस दुनिया की तरफ से आंखें बंद कर गया था। वो किसी और की गलती का खमियाजा भुगतता ज़िंदगी से मुँह मोड़ बैठा था। मीर हादी का दिल बहुत ज़ोर से धड़का था। इससे अपना कपकपाता हाथ आगे बढ़ाते सालिक की गाल पर रखा था। सालिक, अरसल मेरी जान, आंखें खोलो मेरा बच्चा, ऐसा मजाक नहीं करते भाई के साथ। देखो यार, तुम अच्छे से जानते हो तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं, अपना नहीं, जो मेरी खुशियों में खुश हो और मेरे गम में गमकीन। देखो उठो यार, ऐसे नहीं करो, उठो। हादी लड़खड़ाते लहजे में बोलता, इल्तिजा करता, आखिर में चीखा था, क्योंकि वो जान गया था कि सालिक के दिल की धड़कन रुक चुकी है। मीर हादी पर गम और सदमे का पहाड़ टूट पड़ा था। वो एक ज़ख्मी शेर बना था और इस ज़ख्मी शेर की समझबूझ की सारी सलाहियत भी दम तोड़ती चली गई थी। सालिक को सुपुर्द करते हादी ने खुद से वादा किया था कि वो इसकी मौत का सबब बनने वाले को भी इसी तरह तड़पा कर मारेगा। अब तभी इसके दिल और दिमाग को सुकून मिलना था। हादी ने सबसे पहले सालिक की गाड़ी से टकराने वाली गाड़ी के बारे में तहकीक करते इसके मालिक का सुराग हासिल किया था और तब उसे पता चला था कि इस दिन गाड़ी चलाने वाली एक लड़की थी जो मामूली ज़ख्मी हुई थी और फिर डरते हुए वो गाड़ी वहीं छोड़ती चली गई थी, क्योंकि गाड़ी में कोई ख़राबी होने की वजह से वो स्टार्ट नहीं हुई थी और इसी वजह से इस लड़की तक पहुंचना आसान हुआ था। मीर हादी ने जब पहली बार इस लड़की को देखा था तो सब कुछ भूलते कुछ वक्त के लिए देखता चला गया था, क्योंकि दुपट्टे को अपने कोमल से चेहरे के गिर्द लपेटे वो एक नूरानी तासुर दे रही थी। मीर हादी को इससे ऐसी वाइब आ रही थी जैसे वो उसे अपनी तरफ खींच रही हो। इस लड़की को देखते ही अपनी बदलती कैफियत पर हादी को इस बार खुद पर ही बेशुमार गुस्सा आया था। इसे ज़ोर से नफरत और गुस्से से इस लड़की को देखने की कोशिश करते अपना सर झटका था। वो जल्दी से वहाँ से पलटते अपने मुलाजिम को इस लड़की के लिए अपने घर में तैयार करता खुसूसी कमरे में पहुँचाने का इशारा कर गया था। कुछ देर के लिए हादी के दिल की जो हालत हुई थी उसे महसूस करते मीर हादी ज़िंदगी में पहली बार कुछ घबराहट का शिकार हुआ था।
जिसके सबब वो ख़ुद को मज़ीद पत्थर दिल बनाने की कोशिश करते इस लड़की की सज़ा में इजाफे के लिए सोचने पर मजबूर हुआ था। उसे यही हल बेहतर लगा था, क्योंकि वो अपने भाई की कातिल लड़की के लिए दिल में ख्वाब में भी नरम गोशा पैदा नहीं होने दे सकता था। इसीलिए अपने मज़ालिम बढ़ाता वो जैसे ख़ुद को ये बावर करवाना चाहता था कि इससे बढ़कर कोई भी अपने भाई से इतनी जुनूनी मोहब्बत नहीं कर सकता कि उसे मारने वाले पर वो इसकी ज़िंदगी का पल पल रूह को लर्जा देने वाली तकलीफ़ से भर दे। मीर हादी ने अपनी आंखों से बिल्कुल सामने बैठकर इस लड़की की बेबसी का तमाशा देखा था। दिल जो अब तक जवान भाई की मौत पर सुलग रहा था, तो उसे लगा अब जाकर दिल को कुछ राहत मिलने वाली है। वो ख़ुद को छुपा कर रखने वाली लड़की अब बग़ैर किसी रिश्ते के अपना बिखरा सरापा लिए लिए इसके सामने थी। शायद जिससे आधी मौत तो इसकी हो चुकी थी और मुकम्मल मौत अब कतरा कतरा करते मीर हादी ऐसे दे रहा था कि वो लड़की की तड़पती सकती इससे अपना जुर्म पूछती खुद पर रहम की इल्तिजाएं करने लगी थी। लेकिन मीर हादी उसे यूं ही रोता बिलखता छोड़कर कमरे से निकलता चला गया था। लाइबा के इल्म में जैसे ही ये बात आई कि मीर हादी किसी लड़की को सालिक के कत्ल के जुर्म में सज़ा दे रहा है, वो हैरानगी और कुछ जलन का शिकार होती फौरी मीर हादी के घर पहुंची थी। वो मीर हादी से मोहब्बत करती थी, जल्द दोनों की शादी होने वाली थी। वो मीर हादी के गिर्द किसी लड़की का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बेशक मीर हादी का रवैया इसके साथ भी लिया दिया सा रहता था, लेकिन वो ये सोचकर ख़ुद को मुतमईन कर लेती थी कि कोई और लड़की भी मीर हादी की ज़िंदगी में नहीं है। लाइबा जिस वक्त मीर हादी के घर में दाखिल हुई तो मीर हादी इस वक्त लाउंज में ही मौजूद था। वो सामने उसे पाकर मुस्कुराते चेहरे के साथ अपने बालों को एक अदा से झटकती जल्दी से इसकी तरफ आई थी। वो इस वक्त शॉर्ट पिंक शर्ट और वाइट ट्राउज़र पहने मुकम्मल मॉडर्न लुक में थी। हाय हादी, कैसे हो? वो चहकती आवाज़ में बोलती उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर गई। मैं ठीक, तुम सुनाओ? बग़ैर किसी ख़ास रद्द अमल के वो एक नज़र उसे देखता अपने मोबाइल में मसरूफ़ हुआ था। मैं भी ठीक। मैंने सोचा तुम उदास हो, अकेले और परेशान, तो तुम्हारे पास चक्कर लगा लो। तुम दोबारा आए ही नहीं। वो भरपूर लगावट से बोली थी। मेरे पास वक्त नहीं है इधर उधर चक्कर लगाने के लिए, और तुमने ख़वामख़्वा ज़हमत की यहाँ आने की, क्योंकि मैं परेशान और उदास नहीं हूँ। मीर हादी को किसी का दिल रखना नहीं आता था, जिस पर लाइबा ने मुँह बसोरा था। वो हादी, मैंने सुना है कि तुमने सालिक की गाड़ी का जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है उसे ढूंढ चुके हो, और वो एक लड़की है। लाइबा का लहजा ना चाहते हुए भी लड़की के ज़िक्र पर थोड़ा तेज़ हुआ था। लाइबा का लहजा ना चाहते हुए भी लड़की के ज़िक्र पर थोड़ा तेज़ हुआ था, जिस पर मीर हादी ने उसे खशमगी निगाहों से घूरा था, तो वो फ़ौरन अपनी बात की वजाहत देने लगी। वो मेरा मतलब है कि मैं भी इस लड़की को देखना चाहती हूँ कि वो कौन इतनी अहमक लड़की है जिसकी गलती की वजह से आज सालिक हमारे साथ नहीं। इसने अपना लहजा गमकीन बनाने की कोशिश की थी। मेरे ख़्याल में इसकी ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं किसी ज़रूरी काम के लिए जा रहा हूँ। वो बोलते साथ उठ खड़ा हुआ, तो लाइबा भी जल्दी से खड़ी हुई थी। प्लीज़ आदि, एक बार तुम मुझे बता दो वो कहाँ है, मैं ख़ुद उसे देख लेती हूँ। तुम जाओ काम के लिए। लाइबा ने एक और कोशिश की, तो हादी ना चाहते हुए भी इस बात में सर हिलाते हुए उसे अपने पीछे आने का इशारा करते आगे बढ़ गया। तो लाइबा ने भी दिल में तजुस्स लिए और धड़कते दिल के साथ इसके पीछे कदम बढ़ाए थे। वो ये भी देखना चाहती थी कि आखिर मीर हादी इस लड़की को किस हाल में अपने पास रखे हुए है, जबकि ये खदशा भी उसे सता रहा था कि यूँ तन्हा एक घर में रहते हुए कहीं वो लड़की के साथ कोई ताल्लुक़ ना बना ले। यानी हर मुनफी सोच इस वक्त लाइबा के दिमाग का इसार किए हुए थी। कमरे में दाखिल होते ही तारिकी ने इनका इस्तकबाल किया था। हादी ने एक लाइट जलाई थी तो बिल्कुल मदहम सी, जिससे कमरे की वहशत में इजाफा हो रहा था। लाइबा हैरत से इस कमरे को देख रही थी, जब इसकी निगाह एक तरफ ज़मीन पर बैठी लड़की पर गई, जो कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास पाते अपनी आंखें बार बार खोलते बंद करते आने वालों का चेहरा देखने की कोशिश करने लगी। जैसे ही लाइबा की नज़र इस लड़की पर पड़ी तो वो बुरी तरह से चौंकी थी। ये लाइबा हैरानगी से बोली। जब वो सदियों से बीमार नज़र आती लड़की सामने एक शनासा चेहरा पाती, किसी उम्मीद के तहत जल्दी से दीवार का सहारा लेती खड़ी हुई थी। तुम लाइबा, प्लीज़ मुझे बचा लो। देखो ये बहुत जालिम है, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं मर जाऊँगी। वो लड़की वहीं खड़े हाथ जोड़ते इल्तिजा करने लगी थी। हादी इन दोनों के एक दूसरे को जानने पर यही समझा था कि शायद वो इसकी दोस्त है। लाइबा को कुछ देर के लिए चुप लगी थी। वो बस आंखें फाड़े सामने खड़ी नूर फातिमा को देख रही थी। वही नूर फातिमा जो सालिक की मोहब्बत थी, लेकिन इसकी आंखों में इसके लिए किसी किस्म की कोई रहमदिली और हमदर्दी की लहर नहीं जागी थी। आखिर को वो भी तो हादी की कज़न थी, दोनों का खून का रिश्ता था, तो फिर वो कैसे नरम दिल हो सकती थी।
हादी, तुम्हें पता नहीं सालिक ने कभी बताया या नहीं कि उसे यहाँ एक लड़की से मोहब्बत हुई थी, लेकिन वो लड़की अपनी अकड़ में रहते उसे हमेशा ठुकराती रही थी। लाइबा सामने नूर पर सर्द नज़रें टिकाए बोल रही थी, जिस पर हादी तो हैरानगी से उसे देखने लगा, जबकि वो लड़की लड़खड़ाई थी कि अब तो इसके हिस्से में एक मज़ीद जुर्म लिखा जाने वाला है। यकीनन मीर हादी पहले से भी बदतर होने वाला है। हादी ने इस बात में सर हिलाते अपना लाइल्म होने का बताया। तो लाइबा आगे बोली, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि यही है, नूर फातिमा, जिसे हमेशा अपने पर्दे और नेक सीरत होने का घमंड रहा है। लाइबा सपाट लहजे में बोलती हादी को इस लड़की से नफरत की एक और वजह दे गई थी। हादी आगे से कुछ बोल नहीं पाया था। इस कमरे में मौजूद दहशत के साथ खामोशी बढ़ी तो लाइबा का दिल एक अजीब अंदाज में घबराया था। नूर फातिमा की मुर्दा होती आंखें उसे खौफ में मुब्तला कर गई थी। ओके हादी, मैं चलती हूँ, बाय। वो जल्दी से बोलती पलटी थी और तेज़ कदमों से चलती चली गई थी। लाइबा आती है घर से निकलती बार बार सर को झटक रही थी। फिर वो बड़बड़ाई थी, अच्छा है उसे सज़ा मिले। सालिक बेचारा किस कदर मोहब्बत करता था इससे, और ये मैडम खुद को न जाने क्या समझती थी। अब अकल ठिकाने आएगी। दिल ही दिल में कहीं नूर फातिमा के हिजाब से खार खाती या फिर एहसास कमतरी का शिकार होती। अब उसे इस हाल में देखकर वो कमीनी से खुशी महसूस कर रही थी। तुम जलील लड़की, पहले मेरे जिंदा भाई को गमज़दा किया और फिर उसे इस दुनिया से ही रुखसत कर दिया। तुम एक इंतहाई बुरी लड़की हो। हादी तेज से आगे बढ़ता अपना हाथ बुलंद करते पूरी ताकत से इसके चेहरे पर थप्पड़ रसीद करने का इरादा करते इसके चेहरे के नज़दीक लाया था, जिस पर नूर इसके थप्पड़ के डर से चीखती अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाती दीवार में घुसने की कोशिश करने लगी थी। और फिर हादी चाहकर भी उसे छू नहीं पाया था कि जिस दिन से वो उसे यहाँ लाया था वो बस इसके दिमाग से खेलता, उसे जहनी टॉर्चर कर रहा था, लेकिन एक भी दिन वो उसे मार पीट नहीं सका था। मीर हादी अपना हाथ वापस खींचकर दोनों हाथों की मुठ्ठियाँ भींचते वहाँ से निकलता चला गया था। आप ही मैं यह क्या सुन रही हूँ कि मीर भाई किसी लड़की को उठा कर ले आए हैं, वो सालिक के कत्ल के जुर्म में। लाइबा अपने रूम में ड्रेसिंग के सामने खड़ी खुद के चेहरे पर मेकअप की लेयर चढ़ाने में मसरूफ़ थी जब निम्रा कमरे में दाखिल होते ही बोली थी। इसकी आवाज़ में हैरानगी थी। हाँ, कुछ ऐसा ही है। और तुम्हें एक बात बताऊँ, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी यूनी में पढ़ने वाली नूर फातिमा है, जिस पर सालिक दिल रहा था। लाइबा बेफिक्री और लापरवाही से बता रही थी, जबकि इस इंकशाफ पर निम्रा का मुँह खुला था। क्या वो बेचारी मासूम लड़की भाई के एहताब का निशाना बन रही है? निम्रा सरगोशी से थोड़ी बुलंद आवाज़ में बड़बड़ाई, जो लाइबा के कान तक बखूबी पहुंची थी। वो कोई मासूम नहीं है। ओ, लाइबा ने तल्ख भरे लहजे में कहा था। और हटो यहाँ से, मुझे देर हो रही है, मेरा आज दोस्तों के साथ बाहर लंच करने का प्लान है। लाइबा अपने हैंडबैग उठाती इसके पास से गुजरती चली गई थी, जबकि वो दुख और ताज्जुब से अपनी बड़ी बहन की पुश्त को तकती रह गई थी। वो बोझल कदमों के साथ कमरे से निकली थी। तुम पछताओगे मेरे साथ इतना बुरा करने पर। तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा मीर हादी, तुम सोने को तरसोगे, क्योंकि जब भी तुम आंखें बंद करोगे तुम्हें तुम्हारा ज़मीर सोने नहीं देगा। नूर फातिमा गम तकलीफ़ और गुस्से का शिकार मीर हादी को बद्दुआ पर बद्दुआ दे रही थी, जिस पर मीर हादी गुस्से में आने के बजाय ज़बान पर कफल लगाए उसे देख रहा था। सोते हुए तो वो अब भी डरने लगा था, क्योंकि इसके ख्वाब में मुसलसल कई दिन सालिक आते उसे बेचैन कर रहा था, जिसकी वजह ख्वाब में सालिक का इससे खफगी का इजहार करना था। सामने खड़ी लड़की मरने को थी, जैसे क्योंकि अब जब अपने इर्द गिर्द के माहौल से सहमती थी तो रोते और चीखते हुए अब खुद को ज़ख्मी करने लगती थी। कुछ दिन पहले वाली नूर फातिमा और आज की नूर फातिमा में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका था कि वो चंद दिनों में ही इसकी रंगत सफ़ेद पड़ चुकी थी। तुम्हारी वजह से मेरा भाई मरा है। आखिर मीर हादी ने कुछ बोलने की कोशिश की ताकि वो लड़की खुद को मजलूम समझना छोड़ दे। मेरी वजह से नहीं मरा तुम्हारा भाई, मैं इस वक्त एक बिल्ली के बच्चे की जान बचा रही थी, तो तुम्हारे भाई को कैसे मार सकती हूँ? इस वक्त अगर मैं कुछ गलत थी तो वो भी अपनी गाड़ी को रोक सकता था। नूर फातिमा अपनी पूरी ताकत लगाते बोल रही थी, क्योंकि इसका गला हर वक्त चीखने चिल्लाने की वजह से बैठ चुका था। जो भी है वजह, तो तुम बनी ना, और फिर जो तुमने इसकी मोहब्बत का इनकार करते उसे दुख पहुँचाया वो क्या था? मीर हादी ने जैसे इसका एक और गुनाह बताना चाहा, जिसे सुनते हुए इस्तेहज़ा से भरपूर मुस्कुराई थी, लेकिन इस मुस्कुराहट में अज़ियत सी थी। हाँ या ना का हक़ था मुझे मीर हादी। इस सब के बावजूद मैंने तुम्हारे भाई की हौसला अफजाई इसलिए नहीं की क्योंकि मेरी अपने कज़न के साथ मंगनी हो चुकी थी, और फिर हमारे ख़ानदान वाले लड़कियों का ख़ानदान या फिर अपनी ज़ात से बाहर रिश्ता नहीं करते, तो फिर मैं कैसे इसकी मोहब्बत कबूल करती। नूर फातिमा आज मीर हादी को बातों से ही शिकस्त दे रही थी कि वो अब कुछ बोलने की बजाय कुछ पल इसके चेहरे की तरफ देखता इसे खामोशी के साथ पलट गया था।
कि आज उसे नूर फातिमा को कोई सज़ा देने का भी होश नहीं रहा था, जिस पर वो जल्दी से इसके पीछे लपकी थी। तुम आज ऐसे कैसे वापस जा सकते हो? मुझे रोज़ की सज़ा दो। देखो, मुझे अब नहीं जीना, बल्कि मेरी सज़ा बढ़ा दो ताकि मैं जल्द से जल्द मर जाऊँ, या फिर एक ही बार मुझे जान से मारते मेरे लिए आसानी कर दो। वो पागल बनती मीरादी का बाजू जकड़ गई और इसके लम्स पर मीरादी को अजीब वहशत सी हुई थी कि वो इसका हाथ झटकता कमरे से निकलता बाहर से दरवाज़ा बंद करते चला गया था, जबकि नूर फातिमा ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटती उसे आज अपने मुंह से ख़ुद को ज़हनी अजियत देने के लिए इल्तिजा कर रही थी कि वो अपनी बची कुची सांसों को जल्द ख़त्म होते देखना चाहती थी। आप इतनी शफाफ कैसे हो सकती हैं, क्योंकि आप अच्छे से जानती हैं कि सालिक के मरने की बड़ी वजह आप थी। आपकी गलती का खामियाजा सालिक ने मौत की सूरत उठाया है। निम्रा आज फिर लाइबा के रोबरू खड़ी थी। आपने किसी के जज्बात से खेला, आपने टाइम पास किया, किसी की मोहब्बत का मजाक उड़ाया, सब कुछ आपने किया। तो फिर ये सब? निम्रा मज़ीद बोलती कि लाइबा ने गुस्से से मुंह फैलाते उसे टोका था। यहीं चुप कर जाओ निम्रा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लाइबा ने उंगली उठाते उसे वार्निंग देनी चाहिए। आपसे बुरा कोई है भी नहीं आपी, क्योंकि आपने बाबा से कहकर सालिक के मरने की असल वजह को छुपा दिया है। क्योंकि अगर गाड़ी के ब्रेक फेल का इल्म मीर भाई को होता तो वह आसानी से उमर तक पहुंच सकते थे और सज़ा का असल हकदार वही था। निम्रा ने बगैर लिहाज के उसे सुनाया था। लाइबा ने लब बीचे थे। तुम अपनी ज़बान बंद करती हो या नहीं? अगर ये बात इस कमरे से बाहर निकली या मीर हादी को कुछ पता चला तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगी, समझी तुम? क्योंकि मैं मीर हादी को किसी कीमत पर नहीं खो सकती। लाइबा ने गुस्से से चिल्ला रही थी। जब इसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला तो इसे धड़कते दिल के साथ फौरी इस जानिब देखा था और फिर आने वाले इंसान को देखते इसका चेहरा फाक हुआ था। क्या मीर हादी सब सुन चुका था? वो इसके चेहरे के तासुरात से कुछ अंदाज़ा लगाने की कोशिश करती जब वो उसे समझने का मौका दिए बगैर आगे बढ़ा था और अपने हाथ का ज़ोरदार थप्पड़ इसकी गाल पर जड़ चुका था। तुम इतनी घटिया लड़की होगी मैं सोच भी नहीं सकता था, और अब तुम भूल जाओ कि मैं तुमसे किसी किस्म का रिश्ता रखूँगा, और आइंदा कभी मेरे सामने आने की गलती मत करना, वरना बहुत बुरा पेश आऊँगा। मीर हादी उसे पीछे धकेलता, गुस्से से लंबे लंबे ढक भरता वापस पलट चला गया था। भाई भाई रुके, निम्रा उसे पुकारती हुई इसके पीछे आई थी। निम्रा मुझे जाने दो, मेरा यहाँ रुकने का कोई मूड नहीं। मीर हादी ने बगैर पलटे अपना हाथ बुलंद किया। चले जाइएगा, नहीं रोकूंगी, मैं बस आपसे ये कहने आई हूँ मेरा भाई कि नूर फातिमा बहुत अच्छी लड़की है, इसकी सज़ा ख़त्म कर दें, सोच कर कि वो सालिक की मोहब्बत रही है। इस तरह सालिक की रूह कितनी तकलीफ़ में होगी। निम्रा ने रंजीदगी से कहा तो इसकी बात पर मीर हादी का दिल टुकड़ों में बटा। सीने में बहुत गहरा एहसास ज़िया जागा था। वो बगैर कुछ बोले एक बार ज़ोर से आंखें बंद करके खोलता चला गया था कि इस बार इसके कदमों में पहले के जैसी तेज़ रफ्तारी नहीं रही थी। उसे अब अच्छे से सालिक की परेशानी की वजह समझ आने लगी थी, जिसे समझते मीर हादी का सांस रुकने सा लगा था। इशफाक मुलाजिम रुकैया के साथ जाओ और इस कमरे में मौजूद लड़की को इसके घर छोड़ाओ। हादी निराल सा लाउंज के सोफे पर आंखें बंद किए बैठा था। जी साहब, इशफाक ताबेदारी से बोलता इसका काम करने के लिए आगे बढ़ा था। इशफाक और रुकैया के नूर फातिमा को ले जाने पर मीर हादी के दिल की बेकरारी बढ़ी थी, तो इसके दिल में न जाने क्या समाई कि वो भी अपनी गाड़ी में बैठता इनके पीछे निकल आया था। रुकैया सहारे से नूर फातिमा को गाड़ी से बाहर निकालते इसके घर की तरफ बढ़ी थी और फिर नूर फातिमा के घर में दाखिल होते ही वो दोनों वापस चले गए थे। लेकिन मीर हादी ऐसा नहीं कर सका था। वो जो एक साइड पर गाड़ी खड़े किए हुए था, इनके जाते ही मीर हादी अपनी गाड़ी नूर फातिमा के घर के बिल्कुल सामने ले आया था। हर वक्त बहुत बिजी रहने वाला इंसान आज बड़ी तसल्ली से इस लड़की के घर के बाहर मौजूद था, जिससे कहने को इसका कोई रिश्ता नहीं था। वो जो गाड़ी की सीट से टेक लगाए आंखें सामने मौजूद गेट पर लगाए बैठा था कि अचानक से वो सीधा हुआ था, क्योंकि घर के अंदर से किसी ने बड़ी बेदर्दी से नूर फातिमा को बाहर धक्का दिया था, जिसकी वजह से वो सड़क पर गिर चुकी थी। मीर हादी तड़पते हुए गाड़ी से निकलते नूर फातिमा की तरफ बढ़ा था। नूर फातिमा को अपने बाजुओं का सहारा देते हादी ने नज़र उठाते सामने देखा था। यहाँ एक दरमियानी उम्र का मर्द आंखों में नफरत लिए इन्हें देख रहा था, और पीछे से एक और चेहरा भी नमदार हुआ था, जिसे देखते हादी शशत रह गया था। वो चेहरा इसकी माँ का था, जो इस मर्द के आगे नूर फातिमा को घर में ले आने की इल्तिजाएं कर रही थी। लेकिन अब सामने अपने जवान जान बेटे को देखते इनकी आंखों में आंसुओं की धुंध छाई थी। ले जाओ इस लड़की को यहाँ से, अब मेरे घर में इसकी कोई जगह नहीं है। वो मर्द ऊंची आवाज़ में गुर्राते हुए बोलता दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर गया था, और इसके साथ ही इतने सालों बाद आमना सामना करने वाले माँ बेटा का चेहरा भी एक दूसरे से ओझल हो गया था। हादी ने कर्ब से आंखें बंद करके खोली और नूर फातिमा की तरफ मुतवज्जा हुआ।
जो निढाल सी जैसे बेहोश होने को थी। मीर हादी का दिल दुख से भरा था कि वो इस मासूम लड़की का मुजरिम बना था, कि वो इसकी वजह से आज बेघर हो चुकी थी। हादी उसे अपने हसार में लिए गाड़ी की तरफ बढ़ा। अगर जो नूर फातिमा होश में होती तो कभी उसे अपने नज़दीक नहीं आने देती। नूर फातिमा को जब होश आया तो वो इस बार एक आरामदेह बिस्तर पर मौजूद थी। कमरा बहुत बड़ा, साफ़ सुथरा और नफासत से सजा था। वो हैरानगी से इधर उधर देखने लगी और फिर इसके दिमाग में सबसे रोशन होता चला गया था, और इसके साथ ही इसकी आंखों से आंसू की लड़ी की सूरत गालों पर बहते चले गए थे। जब सर झुकाए मीर हादी कमरे में आया था कि शायद अब कभी इसका सर नूर फातिमा के सामने नहीं उठने वाला था। नूर फातिमा ने उसे अपने सामने देखते नागवाही से मुँह फेरा था। आई एम सॉरी नूर फातिमा, हर एक चीज़ के लिए, मेरे हर एक गुनाह और मेरी हर एक गलती के लिए। वो इसी तरह नज़र झुकाए नूर फातिमा के पैरों के पास बेड पर ही जा बैठा था, जिस पर नूर फातिमा ने फ़ौरन अपने पैर समेटे थे। तुम्हारी माफ़ी तलाफ़ी मेरा कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी पहले जैसा नहीं कर सकते, इसलिए मुंह दिखावे के माफ़ी रहने दो। नूर फातिमा का लहजा कड़वाहट से भरा था। तुम जो भी कहो मैं करने को तैयार हूँ। हादी ने सब कुछ उसकी मर्ज़ी पर छोड़ा था। मुझे कुछ भी नहीं कहना, तुम्हारे जैसे जालिम मर्द से तो बिल्कुल नहीं, बल्कि इस दुनिया के सारे मर्द ही ऐसे हैं। मुझे बस इस घर से जाना है, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। नूर फातिमा अपनी बात कहते साथ ही बेड से उतरने की कोशिश करने लगी थी। नहीं प्लीज़ रुको, अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है और तुम जाओगी कहाँ? हादी ने बेख्तियार ही इसके हाथ पर हाथ रखा, जिस पर वो एक झटके से अपना हाथ पीछे कर गई थी। दूर रहकर बात करो और मैं यहाँ मर्जी जाऊँ, तुम मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। अब ज़रा सा सच तुम्हारे सामने आ गया है तो तुम्हें अच्छा बनना याद आ गया। जब मैं अपनी सफाइयाँ देने की कोशिश करती थी तो किसी इंतहाई बुरे इंसान की तरह कान बंद करते मुझ पर मज़ालिम के पहाड़ तोड़े हुए थे। नूर फातिमा तल्खी से बोली थी। हादी कुछ देर खामोश रहा और फिर जो बोला नूर फातिमा की पूरी आँखें खोल गया था। मुझसे शादी करोगी? हादी ख़ुद भी नहीं जानता था कि वो क्या बोल गया है, और अब ख़ुद भी ज़रा से होंठ वाह किए नूर की तरफ इसका रद्द-ए-अमल जांचने के लिए देखने लगा था। क्या तुमने ऐसा सोचा भी कैसे लिया कि अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने वाले इंसान के साथ अपना नाम जोड़ूंगी? नूर फातिमा ने चीखने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी हलक से बड़ी मुश्किल से धीमी सी आवाज़ निकली थी। देखो तुम एक बार हाँ तो कहो, फिर इसके बाद तुम मुझसे जिस तरह मर्ज़ी बदले लेना, मैं उफ भी नहीं करूँगा। हादी जल्दी से इसके सामने बैठ के नज़दीक दो जानों बैठा था। इसकी अकड़ टूटी थी तो बहुत बुरी तरह से टूटी थी। तुम्हारे बाबा ने मेरी वजह से घर से निकाल दिया। मैं अपने घर बल्कि सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा, ताकि आइंदा मैं कोई गलती करूं तो तुम मुझे घर से निकाल सको। मेरे पास अपनी गलतियों का कफ़ारा अदा करने के लिए इसके अलावा और कुछ नहीं। हादी का चेहरा शर्मिंदगी से झुका था। नूर फातिमा की आंखें इस पर टिकी थी। वो कुछ समझने की कोशिशों में थी। अपना मुस्तकबिल इसकी आंखों के सामने बिल्कुल वाज़ेह था। वो एक लड़की ज़ाती कभी अकेले इस भरी दुनिया में रह नहीं सकती थी, और बाप तो उसे घर से निकाल चुका था, तो यकीनन इसका नाम नेहात मंगेतर भी इसकी तरफ देखना गवारा नहीं करता। इसका बाप इससे कभी खुश नहीं रहा था कि इन्हें बेटे की ख्वाहिश थी। इसकी पैदाइश पर इसकी माँ चल बसी तो उन्होंने कुछ अरसे बाद अपनी पसंद से दूसरी शादी कर ली, लेकिन वो इस बार औलाद की खुशी से ही महरूम रहे थे, और फिर इस महरूमी पर गम और गुस्से का शिकार होते अपनी दूसरी बीवी और बेटी को भी कभी खुश नहीं रख पाए थे। इसका कज़न भी लड़कियों को अपने पाँव की जूती समझने वाला इंसान था, और दिल में वो कभी इस रिश्ते पर खुश भी नहीं थी। जबकि सामने बैठा शख्स अब शर्मिंदा भी था और माफ़ी मांगते उसे ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ भी देने को तैयार था। थोड़ी देर कमरे में दो नफूस के होने के बावजूद खामोशी का राज रहा था, जिस पर हादी ने धड़कते दिल के साथ उम्मीद भरी आंखों से नूर की तरफ देखा था, जो खुद भी इसी की तरफ देख रही थी। फिर इसका सर जज्बात में हिला तो हादी का दिल यकबारगी बहुत ज़ोर से धड़का था। मैं तैयार हूँ आपसे शादी करने के लिए, लेकिन नूर फातिमा का लहजा आखिर में कुछ लड़खड़ाया था। लेकिन क्या? पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था, इसलिए जल्दी से पूछा था। आपको अपना कहा पूरा करना होगा। निकाह से पहले ये घर मेरे नाम कर दें। नूर फातिमा की आवाज़ में कई शर्मिंदगी झलकी थी, लेकिन वो अभी सामने बैठे इंसान पर मुकम्मल भरोसा नहीं कर सकती थी। इसकी बात पर हादी दिल से मुस्कुराया था। ऐसा ही होगा जैसा तुम चाहोगी, बेफिक्र रहो, और शुक्रिया मुझ पर यह एहसान करने के लिए। और ये बात कभी अपने दिल में ना रखना कि मैं बस अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पहली बार देखने पर मेरा दिल तुम पर आ गया था, लेकिन तब अपने छोटे भाई की मोहब्बत में मुब्तला था। खैर वो तो अभी भी दिल में बसता है, और अब इसके असल कातिल तक मैं बहुत जल्द पहुँच जाऊँगा। हादी ने इस पर अपने दिल का राज आश्कार करता आखिर में एक अज़म के साथ बोला था। छोड़ो इन बातों को,
वो मैं चाहता हूँ कि हम आज ही निकाह कर लें, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है अब तुम इस घर में मेरी मोहरम बन कर रहो। हादी ने सवालिया निगाहें लिए उसे देखा तो नूर फातिमा भी एक नज़र इस पर डालती हस्बात में हिलाती हादी को खुश कर गई थी। वो दिल में बहुत से अज़म बांधता कमरे से चला गया था कि वो अब यकीनन नूर फातिमा को हमेशा सराखों पर बिठाने वाला था। दूसरी तरफ लाइबा इतनी प्लानिंग के बावजूद खाली हाथ रह गई थी। ख़त्म शुद्ध कहानी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।